नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। आपको बता दें कि करनाल स्कूल गैंगरेप मामले में एक्शन में अब महिला आयोग नजर आ रहा है और आयोग की सदस्य नम्रता गौड़ करनाल पहुंची हैं। बड़ी खबर है, महिला थाने की इंचार्ज और डीएसपी से पूछताछ शुरू हुई है। पीड़ित से भी बातचीत होगी। प्रताप पब्लिक स्कूल के मालिक पर गैंगरेप का आरोप है, तो पीड़िता से भी इस विषय में बातचीत की जाएगी। यह बड़ी जानकारी आपको इस समय बता रहे हैं। प्रताप पब्लिक स्कूल के मालिक पर गैंगरेप के आरोप हैं और इसी में अब पूछताछ शुरू हो चुकी है। बड़ी जानकारी इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हुई। करनाल स्कूल गैंगरेप मामले में अब महिला आयोग एक्शन में आ गया है और आयोग की सदस्य नम्रता गौड़ इस सिलसिले में करनाल पहुंची हैं। महिला थाने की इंचार्ज और डीएसपी से पूछताछ शुरू हो गई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस पूरे घटनाक्रम में। पीड़िता से भी इस पूरे मामले पर बातचीत की जाएगी। बड़ी जानकारी। केसी आर्या हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। केसी आर्या, यह बताएं कि महिला आयोग के सदस्य नम्रता गौड़ पहुंची है करनाल, पूछताछ शुरू हुई है, क्या जानकारी मिल रही है? हाँ बिल्कुल आयुष, मैं आपको बता दूं, जो हरियाणा महिला आयोग के सदस्य हैं नम्रता गौड़, वो करनाल के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पहुंच चुकी है और उन्होंने इस केस से जुड़े जो टीमें हैं, डीएसपी हैं या महिला थाने के जो इंचार्ज हैं, उन जो आईओ हैं, उन सभी को यहाँ पर बुलाया है और जो पीड़ित है उनको भी बुलाया गया, परंतु पीड़ित अभी तक नहीं आए हैं। और इन दोनों मामलों के जो करनाल के आई जो मामले हैं रेप के, गैंग रेप के, उनमें दोनों में जांच उन्होंने पूछताछ शुरू कर दी है। फिलहाल जो पहला मामला है यहाँ पर करनाल में तहसीलदार व स्कूल मालिक के खिलाफ है, उसके बारे में भी जो महिला थाने की इंचार्ज है उनसे बातचीत की जा रही है। और वहीं जो त्रावड़ी में राइस मिल रहा 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है, उसमें डीएसपी से पूछकर उसमें जांच की है, पूछताछ चल रही है कि उसमें अभी तक जो है जो गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई। तो डीएसपी ने जानकारी दी है महिला आयोग के सदस्य से कि 2 जो उसमें आरोपी हैं उनमें से एक कोरोना पॉजिटिव आ गया है, जिसके कारण उसको गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं। दूसरा जो है उसकी एक रिपोर्ट आनी है। बाकी जो है मामले की पूरी जांच चल रही है। कहीं ना कहीं फटकार भी लगाते हुए महिला आयोग के सदस्य ने कहा कि अभी तक किसी भी आरोपी की दोनों मामले में गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई। तो दोनों में यही कहना था पुलिस का कि इन दोनों मामलों में जांच चल रही है। फिलहाल जो पीड़ित हैं उनसे भी कहीं ना कहीं जो घर पर जाकर के नम्रता गौड़ वहाँ पर बातचीत करेंगी और जो मामले उन्होंने दर्ज कराए हैं उनसे कहीं ना कहीं 164 जो बयान अभी तक नहीं हुए, क्योंकि सोनीपत की एक पीड़िता है उसके भी 164 के बयान दर्ज नहीं हुए और वहीं यहाँ पर उसके भी फिलहाल दोनों की कंप्लेंट उनके पास आ गई है और वो उनके घर जाकर मिल सकती है। वहीं जो स्कूल की जो अध्यापिकाएं हैं उनसे बात करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी आ रहा था कि और भी पीड़ित हो सकती हैं पूरे मामले की। बिल्कुल केसी आर्या, अभी पूछताछ फिलहाल शुरू हो चुकी है और आप बता भी रहे, जो जानकारियां अपडेट्स मिल रही वो भी हम पहुंचा रहे दर्शकों तक। एक बार बहुत जल्दी से आप बहुत शॉर्ट में जरा ये पूरा मामला क्या है इसको भी बताएं। देखिए, करनाल में 2 हाई-फाई गैंगरेप मामले जो है सामने आए थे। एक हफ्ता पहले करनाल के एक तहसीलदार जो मौजूदा हैं राजभक्त, उनके खिलाफ है और एक प्रताप पब्लिक स्कूल के जो मालिक है अजय भाटिया और उनकी डायरेक्टर हैं स्कूलों की, उनके खिलाफ मामला गैंगरेप का मामला जो है दर्ज हुआ था। आरोप लगे थे दोनों में, उस मामले की जांच की जा रही है। और दूसरा करनाल के त्रावड़ी में जो एक राइस मिलर है, 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था गैंगरेप का। वहीं पर जो सोनीपत की वो महिला है, नौकरी के लिए यहाँ पर आई थी, परंतु उसको जो है साथ गैंगरेप किया गया, उसकी कंप्लेंट जो है त्रावड़ी थाना में दर्ज की गई है। 8 आरोपी हैं उसमें, यहाँ 3 आरोपी हैं करनाल वाले में। तो पूरे दोनों हाई फाई मामले हैं गैंगरेप के। इन दोनों मामलों में महिला आयोग की सदस्य नम्रता गौड़ जांच करने यहाँ पर आई है, परंतु अभी तक दोनों की जांच चल रही है। टीमें बना दी गई हैं। करनाल में भी 2 टीमें बनाई गई हैं, दोनों डीएसपी के अंडर, वो भी उसमें भी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और वहीं जो है त्रावड़ी मामले में भी टीमें बनाई गई, उसमें भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। दोनों की जांच कर रहे हैं। फिलहाल देखते हैं कि नम्रता गौड़, अभी उनसे बातचीत होगी दोबारा, वो क्या कहेंगे। जी बहुत शुक्रिया केसी आर्या फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। एक और बड़ी जानकारी है गुरुग्राम से। आपको बता दें कि गुरुग्राम में सदर बाजार की दुकानें सील करने का मामला है और इसमें बीजेपी विधायक सुधीर सिंगला का बयान सामने आया है। 50,000 जुर्माने और व्यापारियों को राहत दी गई है। जुर्माना राशि घटाकर 50,000 से 2,000 कर दी गई है। निगम के अधिकारियों से बात करके ये राशि घटवाई गई है। कोरोना संकट के बीच में 50,000 रुपए देना संभव नहीं है। अतिक्रमण पर व्यापारियों से बात करके इसका समाधान निकालेंगे। सदर बाजार में कई दुकानें सील की गई हैं। विरोध में आपको बता दें कि धरने पर सदर बाजार के व्यापारी बैठे हुए थे। व्यापारियों का यह भी आरोप था कि निगम के अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और इस मामले में बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें कि व्यापारियों
के जख्म पर विधायक की तरफ से ये मरहम लगाया गया है। जो जुर्माना 50,000 था उसको घटाकर 2,000 कर दिया गया। और ये भी कहा जा रहा है क्योंकि अब कोरोना काल में ये संभव नहीं कि व्यापारी 50,000 का जुर्माना भर सकें, इसलिए जुर्माने की राशि को भी घटाया गया है। बड़ी खबर गुरुग्राम से इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और व्यापारियों के जख्म पर ये जो मरहम है वो विधायक की तरफ से लगाया गया है। सदर बाजार में आपको बता दें कि कई दुकानें आज सील की गई थी। दुकानों के बाहर अतिक्रमण करने पर जो कार्रवाई है वो निगम की तरफ से की गई थी। सीलिंग की यह कार्रवाई थी। जुर्माना भी लगाया गया था। 50,000 का यह जुर्माना था, जिस पर अब विधायक की तरफ से मरहम लगाते हुए यह कहा गया है कि इस जुर्माने की राशि को कम किया गया है। 50,000 का जुर्माना कोविड काल में देना फिलहाल संभव नहीं है, इसलिए इस जुर्माने की राशि को भी कम किया गया है। और अतिक्रमण पर भी मिल बैठ करके जो बातचीत का रास्ता है, जो समाधान का रास्ता है, वो निकालेंगे। ये बात विधायक की तरफ से कही गई है। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ राज हमारे सहयोगी गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राज, ये बताएं कि अब विधायक की तरफ से जो बात कही गई है उसको कैसे देखा जाए, और जो ये कहा गया कि अब जो जुर्माने की राशि है उसको कम किया जाएगा, क्योंकि कोरोना काल में इतना ज्यादा जुर्माना दे पाना फिलहाल संभव व्यापारियों के लिए नहीं है। कैसे इसको देखा जाए और ये क्या कुछ पूरा मामला, इसको भी साथ में बताएं। बिल्कुल आयुष, देखिए सबसे पहले अगर पूरे मामले की बात की जाए तो एमसीजी की तरफ से गुरुग्राम का जो सबसे बड़ा और पुराना बाजार सदर बाजार है और उसके आसपास की दुकानें, उन्हें सील किया गया था। दरअसल आरोप ये है कि जो दुकानदार हैं अपनी दुकानों के सामने जो रोड है उस पर अतिक्रमण करते हैं, दूसरी दुकानों को या रेहड़ी पटरी वालों को जो है किराए पर वो जगह देते हैं, और जिसकी वजह से रोड पर एक बड़ी ब्लॉकेज होती है। और पिछले लंबे समय से लगातार बीच बीच में नगर निगम की तरफ से इस तरह का अभियान भी चलाया जाता है कि वहां से जो अतिक्रमण है उसे हटाने के अलावा कुछ दुकानें भी सील पहले भी की जा चुकी है। लेकिन इस बार एक बड़े स्तर पर यह कार्रवाई एमसीजी की तरफ से की गई थी, जिसमें 40 से 50 से ज्यादा दुकानों को आज सील किया गया। और सीधे तौर पर सील करने के बाद जो पेनल्टी है वो 50,000 रुपए लगाई गई थी, जिसके विरोध में जो तमाम व्यापारी हैं वो धरने पर बैठ गए थे। और उनकी मांग थी कि जो ये सीलिंग की कार्रवाई की गई है, ये गलत कार्रवाई की गई है, और जिस तरह की परिस्थिति है, इन परिस्थितियों में 50,000 रुपए का जुर्माना देना सभी व्यापारियों के लिए, दुकानदारों के लिए संभव नहीं है। तो इसी पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए बीजेपी के विधायक गुरुग्राम से सुधीर सिंगला ने एमसीजी के जो सीनियर अधिकारी हैं उनसे बातचीत की, और फिलहाल अभी एक राहत देते हुए जो व्यापारी है जिनकी दुकानें सील की गई थी उनके ऊपर जो 50,000 रुपए की जुर्माना राशि लगाई गई है उसे घटाकर 2,000 रुपए कर दिया। तो फिलहाल एक राहत यहां पर दी गई है, क्योंकि कोरोना संकट के बीच पहले से ही दुकानदार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। तो ऐसे में 50,000 रुपए की भारी भरकम राशि देना कहीं ना कहीं मुश्किल जो है बहुत सारे दुकानदारों के लिए यहाँ हो रहा था। तो एक राहत जरूर उन्हें यहाँ पर मिली है। लेकिन जो अतिक्रमण का मामला है वो अभी भी है, और उसको लेकर उसका क्या समाधान निकाला जाएगा, तो इसको लेकर भी बीजेपी विधायक सुधीर सिंगला ने बयान दिया है कि जो व्यापारी और अधिकारी हैं उन सभी के साथ बैठकर इसका एक बीच का रास्ता निकाला जाएगा। क्योंकि देखिए अतिक्रमण जो है उसकी वजह से जो परेशानियां होती हैं, जो दूसरे लोगों को जो बाजार में आते हैं या आसपास जो रोड जाम की जो स्थिति बनती है, तो कहीं ना कहीं वो एक परेशानी का सबब है। तो उसका भी एक रास्ता निकालने की यहाँ जरूरत है। लेकिन फिलहाल जो ये पूरी कार्रवाई हुई थी और इस कार्रवाई के बाद जिस तरह से विरोध जताया व्यापारियों ने, तो वहां पर अब एक राहत जरूर दी गई है व्यापारियों को कि जो जुर्माना राशि 50,000 रुपए है उसे घटाकर अब 2,000 रुपए कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया राज, फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में प्री स्कूल खोलने के मामले में बैठक का आयोजन किया गया। इसमें 1,000 स्मार्ट प्लेवे स्कूल खोलने का फैसला किया गया है। सीएम ने 28 फरवरी को बजट पेश करते हुए इसकी घोषणा की थी। प्रदेश सरकार की घोषणा के मुताबिक स्मार्ट प्लेवे स्कूल खोलने का मकसद 3 से 6 साल के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना है। सीएम ने प्राइमरी स्कूल के परिसर में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों को स्मार्ट लर्निंग प्लेवे स्कूल में बदलने का फैसला किया है। तो आपको बता दें कि प्रदेश में 1,000 स्मार्ट प्लेवे स्कूल खोले जाएंगे, और इनमें 3 से 6 साल के बच्चों के लिए इन स्मार्ट प्लेवे स्कूल को खोलने की जो व्यवस्था है वो अब सरकार की तरफ से की जा रही है। आंगनबाड़ी केंद्रों को स्मार्ट लर्निंग प्लेवे स्कूलों में तब्दील किया जाएगा। स्मार्ट प्लेवे स्कूल को लेकर के मुख्यमंत्री की तरफ से सौगात दी गई है। इसमें खेल गतिविधियों के जरिए पढ़ाई होगी, बच्चों को
आंगनबाड़ी केंद्रों में हायर एजुकेशन वाले टीचर्स की भी जो तैनाती है वो भी यहां पर होगी। प्लेवे स्कूल के लिए 100 रुपए की जो फीस है वो भी निर्धारित की गई है। तो 1000 प्लेवे स्कूल खोलने का जो खाका है वो मुख्यमंत्री की तरफ से तैयार किया गया है। बढ़ेंगे आगे। राजस्थान में जारी सियासी संकट को लेकर के पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने कहा है कि हरियाणा की तरह राजस्थान में भी कांग्रेस की स्थिति नहीं संभली। कर पा रहा, ये तो मैं इस स्थिति में नहीं, लेकिन ये सच्चाई है कि जिस तरीके से पूरी स्थिति को, परिस्थितियों को हैंडल करना चाहिए था वो ना हरियाणा में उस समय हुई थी। हमारे तो जितने जनरल सेक्रेटरीज आए एआईसीसी के, वो तो हमारे विरोध में ही हमेशा काम करते रहे और उसी तरीके से ना कभी उन्होंने मीडिएट करने की कोशिश करी। और हमारी जो लड़ाई थी वो यहाँ के, मैं समझता हूँ कि जो अब लड़ाई चल रही है कि उससे बहुत भिन्न थी। हमारी लड़ाई में सीधे सीधे ये न्याय की लड़ाई थी। हमारा तो जितनी मेहनत हमारे साथियों ने की, हमने तो कहा था कि उनका केवल ध्यान रखा जाए। यहाँ सत्ता में हिस्सेदारी की लड़ाई है, तो दोनों में बहुत फ़र्क है। मेहनत हमने की थी, उन लोगों को तो पूरा कोऑपरेशन वहाँ पर मिला था। तो दोनों केस बहुत अलग हैं और काश सब चीज़ें ठीक रहती, और अगर ठीक रहती तो आज हरियाणा में भी सरकार होती, मध्य प्रदेश की भी सरकार होती और आज राजस्थान की सरकार के ऊपर भी संकट नहीं होता। वहीं अशोक तंवर ने कांग्रेस के कुछ नेताओं पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि उनके मामले में सभी महासचिवों ने उनका विरोध किया था, किसी ने मध्यस्थता करने की कोशिश भी नहीं की। तो बहुत देर करी है, लेकिन कहते हैं कि बेटर लेट देन नेवर। तो क्या सोच करके किया, लेकिन उससे बहुत लोग जो बच सकते थे, हमारे जैसे लोगों को हो सकता है कांग्रेस ही ना छोड़नी पड़ती। और अगर पूरी तरीके से लड़ाई लड़ी जाती तो दोनों स्टेट में दोनों तो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, दोनों में से एक जरूर बन सकता था। कहीं छत्तीसगढ़ में एक मीडियोकर एज के व्यक्ति को बनाया था तो एक कहीं यंग बनता, कहीं बुजुर्ग भी बनते, और सबके समावेश से ही जो है पार्टी चलती है। लेकिन कांग्रेस में आज कुछ नेता ऐसे हैं जो बीजेपी और आरएसएस के इशारे पर काम करते हैं। वो हैं कांग्रेस में कहने के लिए, लेकिन उनके तार कहीं और जुड़े हुए हैं। और जब वो लोग कांग्रेस को ख़त्म करने में लगे हो तो कौन बचा सकता है। हमारे तो जितने जनरल सेक्रेटरीज आए उनका एक ही एजेंडा था कि वो नई पीढ़ी को ख़त्म करो, और जिन्होंने उनके साथ बड़े बड़े धंधे और कारोबार किए हैं, पहले वो जो 10 साल की कांग्रेस की सरकार थी, पहले तो उसको चलाने का नहीं, लूटने का काम करते थे। और जब अब सरकार चली गई तो पार्टी को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। उधर पीटीआई शिक्षकों को समर्थन देने पहुंचे युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन कुंडू से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रवि जांगड़ा ने। बात कांग्रेस, आईएनएलडी या सरकार की नहीं है। ये मुद्दा राजनीति करने का नहीं है। आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि ये मुद्दा राजनीति करने का नहीं है। जिम्मेदारी बनती है जो लोग सत्ता में बैठे हैं। सरकार को बिल्कुल इनकी बात सही है। जो 39 साथी आज नहीं रहे, कौन परीक्षा देगा, और 10-10 साल आधों को तो प्रमोशन मिल चुकी थी। इसका इस तरीके से हल निकालना चाहिए ताकि इनकी नौकरी बहाल हो सके इनको। और मैं समझता हूँ सरकार में बड़ी ताकत होती है। अगर सरकार की मंशा सही हो, खट्टर जी की मंशा सही हो, दुष्यंत जी की मंशा सही हो, दुष्यंत जी जो चुनाव में इतने बड़े बड़े रोजगार को लेकर वादे कर रहे थे, इस समय में बेरोजगारी के मामले में वैसे ही हरियाणा नंबर 1 प्रदेश बना हुआ है। आप नई नौकरी देने की बजाय पुराने साथियों को ही निकाला जा रहा है। मैं एक बार सरकार से निवेदन करता हूं, ये मांग करता हूं कि राजनीति से हटकर इनका समाधान निकालना चाहिए और पीटीआईओ को बहाल करना चाहिए जाहिर तौर पर। और सचिन कुंडू जिनका साफ तौर पर कहना है कि प्रदेश कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस की अगर मैं बात करूं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, पैरवी भी की है, आश्वासन भी दिया गया है जो लड़ाई लड़ी जाएगी उस लड़ाई में यूथ कांग्रेस इनके साथ रहेगी। और बड़ी साफगोई से एक बात भी कही गई है कि सरकार चाहे किसी की हो, किसी को भी बेरोजगार ना किया जाए। ऐसे में अब देखना होगा कि किस तरह से इन लोगों की लड़ाई लड़ी जाती है, क्योंकि लगातार 31 दिन से इनका धरना प्रदर्शन इसी तरह से जारी है। सत्ता पक्ष के चाहे विधायकों की बात करें, विपक्ष के विधायकों की बात करें, तमाम लोगों को ज्ञापन पत्र भी प्रेषित किए गए हैं और इसके अलावा उनसे कंसेंट भी ली गई है कि वो किस तरह से साथ देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। और इसी के साथ एक बड़ी जानकारी कैथल से आ रही है। मकान की छत गिरने से हादसा हुआ है। बड़ी खबर है कैथल से, और कसान गांव में मकान की छत गिरी है। 12 साल की बच्ची की इसमें मौत हो गई है। परिवार के 3 सदस्य इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कसान गांव में बताया जा रहा है मकान की छत गिरने से हादसा हुआ है। 12 साल की बच्ची की मौत की जानकारी
और बारिश कैसे आफत बनकर बरसी है, ये उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस हादसे से हालांकि हाहाकार भी मचा हुआ है। कसान गांव में बताया जा रहा है कि मकान की छत गिरने से 12 साल की बच्ची इसके नीचे दब गई। बड़ी खबर है, कैथल में मकान की छत गिरने की वजह से ये हादसा हुआ है। और कसान गांव बताया जा रहा है कैथल का, जहां पर बारिश की वजह से मकान की छत ढह गई और 12 साल की बच्ची की इसमें मौत हो गई। परिवार के 3 सदस्य इसमें गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आफत की बारिश इसको कहा जाएगा, क्योंकि बारिश पूरे परिवार के ऊपर आफत बनकर बरसी है। 12 साल की मासूम ने अपनी जान गंवा दी है। 3 सदस्य और परिवार के बताए जा रहे हैं जो कि घायल हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। और एक बड़ी खबर मिल रही है कुरुक्षेत्र से। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र में कोविड नियमावली का उल्लंघन हुआ है। ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोविड नियमावली का उल्लंघन कुरुक्षेत्र में देखने को मिला है। सेक्टर 7 के फिटनेस फर्स्ट जिम में रेड हुई है और जिम में 17 लड़के वर्कआउट करते हुए पाए गए हैं। बड़ी जानकारी है, कोविड के नियमावली का सीधा उल्लंघन है। मालिक चंकेश और ट्रेनर गौरव पर केस भी दर्ज किया गया है। इसके अलावा वर्कआउट करने वालों का बिना मास्क का चालान भी काटा गया है। बड़ी जानकारी, कुरुक्षेत्र से कोविड नियमावली का उल्लंघन देखने को मिला। राजीव अरोड़ा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। राजीव, बताएं क्या कुछ है पूरा मामला? राजीव, आप सुन पा रहे हैं? जी आयुष, देखिए धर्मनगर कुरुक्षेत्र का मामला है, जहाँ की जो एक जिम में जो है प्रशासन ने रेड किया और इस रेड में जो है 17 लोग जो है वर्कआउट कर रहे थे और इन लोगों ने जो है मास्क भी नहीं डाले हुए थे। पुलिस ने जो है जिम के जो मालिक हैं और जिम के ट्रेनर है और जो 17 लोग हैं उनके खिलाफ उनके जो चालान काटे हैं और जो मालिक और ट्रेनर है उनके खिलाफ जो है मामला दर्ज किया है। कहीं ना कहीं कोविड नियमावली की उल्लंघना है। ये सभी जो है बड़े लोग थे, हाई प्रोफाइल लोग थे, जिन्हें नियम कायदे के बारे में जानकारी थी, लेकिन फिर भी जो है कहीं ना कहीं ये नियमों की उल्लंघना कर रहे थे, तो जिसको लेकर जो है प्रशासन की बड़ी कार्रवाई में लाई गई है। राजीव, क्या ये आप बता पाएंगे कि ये जिम लगभग कब से यहाँ पर संचालित हो रहा था? और क्योंकि कोविड के दौरान सभी जिम को बंद रखने के पहले से ही आदेश हैं, क्या ये पहले से और काफी दिनों से चल रहा था यहाँ पर? इस विषय में कोई जानकारी? बिल्कुल, जो सूत्रों ने जानकारी दी है कि ये जो जिम है पिछले बहुत दिनों से जो है ये वर्किंग कंडीशन में था और जो कोविड नियमावली के तहत जो है जिम बंद रखने की जो है आदेश दिए गए थे, कहीं ना कहीं जो है नियमावली की उल्लंघना हो रही थी, जिसकी सूचनाएं जो है प्रशासन और पुलिस को मिल रही थी, जिस पर जो है आज पुलिस की टीम ने जो है डिप्टी मजिस्ट्रेट के साथ रेड किया और ये जो है मामला दर्ज किया गया है और ये जो कार्रवाई जो है अमल में लाई गई। शुक्रिया राजीव इस बातचीत और जानकारी के लिए। और कोरोना से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर है। सोनीपत से इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। सोनीपत में कोरोना का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 24 घंटे में 28 नए मामले सामने आए हैं। जिले में कोरोना के मरीजों की संख्या 2275 हो गई है और सोनीपत में अब तक 24 मरीजों की मौत भी हुई है। 24 घंटे में 28 नए मामले आए हैं। 2275 यह आंकड़ा सोनीपत के अंदर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स का हो गया है। 24 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। बड़ी खबर, लगातार कोरोना का कहर सोनीपत में देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में 28 नए मामले सोनीपत में दर्ज किए गए हैं। सोनीपत में लगातार कोरोना का अटैक जारी है। 24 घंटे में 28 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। आंकड़ा लगातार सोनीपत में बढ़ रहा है। जिले में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 2275 हो गया है और 24 लोगों की मौत भी हो चुकी है कोरोना के चलते। बड़ी खबर सोनीपत से। महामारी अपने चरम पर है और दूसरी तरफ मानसून है वो दस्तक दे चुका है दिल्ली एनसीआर में। सोनीपत के सिविल अस्पताल में इस समय हम मौजूद हैं। जो यहाँ पर जो व्यवस्था है मानसून को लेकर वो पूरी कर ली गई है, ये दावा है सोनीपत सिविल हॉस्पिटल के अधिकारियों का। इस वक्त हमारे साथ एसएमओ संदीप जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या क्या व्यवस्थाएं वो की गई हैं? वैसे तो कोविड अपनी चरम सीमा पर है। कोविड के तकरीबन सभी प्रोग्रामों की तरफ पूरा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, लेकिन उसके नज़र देखते हुए मानसून का मौसम आने वाला है, इसको मद्देनजर देखते हुए हमने शिविरों की सफाई
तुरंत रूप से करवा दी है। और इसके साथ साथ में बड़ी अच्छी बात है कि सरकार ने 56 और नए सफाई कर्मचारियों की पेंशन हमें दे दी है, जिससे सफाई करने में हमें काफ़ी आसानी हो रही है। सभी सीवर पूर्णतः साफ कर दिए गए हैं और जितने गड्ढे नाले थे सभी भर दिए गए हैं। इसके साथ सभी सड़कों का पुनर्निरीक्षण किया जा रहा है। अगर कोई छोटी मोटी कमी मिलती है तो PWD के माध्यम से उसको भी पूरा करवा दिया जाएगा। सर, ये देखा जाता है कि आमतौर पर जब पिछले सीजन में भी हमने देखा कि पानी का भराव हो जाता था सिविल हॉस्पिटल में, टंकियों की क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या उनकी सफाई करवा दी? पानी के टंकियों की सभी की सफाई करवा दी गई है। प्लम्बर को स्पेशल निर्देश दिए गए हैं कि वो सभी पर अपनी तारीख नोट करे और उसकी कंटिन्यू सफाई करे और उसमें पानी की सफाई का विशेष ध्यान रखे और कहीं भी पानी इकट्ठा ना हो। इसके लिए सभी कूलरों की सफाई की जा रही है ताकि डेंगू और मलेरिया का सीजन है उससे भी बचाव हो सके। ये थे सोनीपत सिविल हॉस्पिटल के CMO संदीप जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक कर दी गई है। मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि हालांकि जो सड़क है इसको भी ठीक करवाने का जो दावा है कि PWD विभाग को लिख दिया गया है कि यहाँ पर जो सड़कें हैं वो ठीक करवा ली जाएंगी। जो व्यवस्थाएं हैं सीवर सफाई के लिए वो की दावा किया गया था संदीप लखवाल जी द्वारा कि हमने जो सीवर। तो खबर फतेहाबाद से है, जहां पे चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है और भट्टू इलाके में चोरों ने एक साथ 5 दुकानों के ताले तोड़कर लाखों रुपए की नकदी और सामान पर हाथ साफ कर दिया है। हालांकि चोरी की यह वारदात दुकान में लगे एक CCTV कैमरे में कैद हो गई है। इन CCTV तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से बेखौफ चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। 5 दुकानों के ताले बताया जा रहा है कि तोड़े गए हैं। लाखों के सामान पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया और दुकान में लगे CCTV कैमरों में हालांकि चोरों की एक करतूत कैद हो गई है। लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम देकर के ये चोर यहां से फरार हो गए हैं। फतेहाबाद के भट्टू इलाके का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर 5 दुकान बताई जा रही जिनके ताले तोड़कर के इस तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। उधर अंबाला में रोजाना कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है और ऐसे में पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और उनकी टीम भी लगातार सक्रियता को बढ़ा रही है। कोरोना की शुरुआत से ही अंबाला के विभिन्न इलाकों में जाकर पूर्व केंद्रीय मंत्री की टीम के सदस्य सैनिटाइजर का छिड़काव कर रहे हैं और बोतलें भी बांट रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री के आदेश पर उनके सचिव नरेश सहगल ने नारायणगढ़ रोड टैगोर गार्डन में लोगों के घर घर जाकर सैनिटाइजर की बोतलें बांटी। लोगों ने भी विनोद शर्मा की इस पहल की जमकर तारीफ की है। तो अंबाला में आपको बता दें कि एक तरफ तो कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उन सबके बीच में पूर्व केंद्रीय मंत्री की इस पहल पर लगातार सैनिटाइजेशन का भी काम चल रहा है। साथ ही साथ लोगों को घर घर जाकर सैनिटाइजर की जो बोतल्स हैं वो भी दी जा रही हैं। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और लोगों ने भी पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की इस पहल का स्वागत किया है और धन्यवाद भी किया है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना है। आप अपनी फैमिली की खुशी के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन टर्म लाइफ इंश्योरेंस ना लेकर आप उनके फ्यूचर को खतरे में डाल रहे हैं। आज ही टर्म लाइफ इंश्योरेंस लीजिए policybazaar.com से। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। policybazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। बाहर आने जाने वाले हर 4 लोगों में से एक के हाथों में कीटाणुओं के अंश रह जाते हैं। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर न केवल कोरोना वायरस से बचाता है, बल्कि हाथों में छिपे जर्म्स का 99.9% जड़ से सफाया करता है। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर को WHO की गाइडलाइंस के तहत तैयार किया गया है।